आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी चेक बाउंस के केस में आरोपी हैं, यानी आपने किसी को अपना चेक दिया था, वह बाउंस हो गया और सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंडर, तो कानून में क्या ऐसी प्रावधान हैं जो कि शायद आपके केस में अगर अवेलेबल हों, आपके केस के जो फैक्ट्स हैं उसमें अगर वो प्रावधान एप्लीकेबल हों, तो आप इस केस को जीत जाओगे या फिर वह मुकदमा ही खारिज हो जाएगा। तो मैं आपको 3 ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने केस में ढूंढनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए ताकि आप अपने मुकदमे को जीत सको। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सेक्शन 138 के अंदर जो ऑफेंस है चेक बाउंस का, वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि समझौता हो सकता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो यदि आपको लगता है कि आपने वाकई चेक दिया था और आपका चेक देना बनता था उस व्यक्ति को, लीगल लाइबिलिटी थी आपकी, तो आपको समझौते का, सेटलमेंट का प्रयास करना चाहिए। सेटलमेंट कोर्ट केस होने से पहले भी हो सकता है, लीगल नोटिस आने के बाद भी हो सकता है, कोर्ट केस होने के बाद भी हो सकता है, जब केस चल रहा है उस दौरान भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की जा सकती है, मामले को मीडिएशन सेंटर में रेफ़र किया जा सकता है और मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों की सहमति से उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी बनाई जा सकती हैं। तो मेरा प्रथम सुझाव ये है कि अगर आप आरोपी हैं चेक बाउंस केस में, तो इस मुकदमे से बाहर निकलने का आसान तरीका है आप सेटलमेंट करने की दिशा में बढ़ें, सेटलमेंट करें ताकि आप एक लंबे मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा सकें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट या कानूनी मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वह है लिमिटेशन पीरियड के बारे में। एनआई एक्ट कहता है कि जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ और सामने वाले व्यक्ति को बैंक से सूचना मिली, रिटर्न मेमो मिला कि ये चेक बाउंस हो गया है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर वह व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है कि वह आपको एक नोटिस भेजेगा, एक लीगल नोटिस भेजेगा कि आपका चेक ऐसे ऐसे बाउंस हो गया इतने रुपए का। उस नोटिस के अंदर वह आपको 15 दिन का समय देगा, यह भी अनिवार्य है कानूनी रूप से। और जब वह 15 दिन का समय ख़त्म हो जाएगा और आपने उस 15 दिन के अंदर भी उसको पैसे नहीं दिए, तो उस 15 दिन के ख़त्म होने के बाद फिर 30 दिन का समय उसे मिलेगा अपने केस को कोर्ट में फाइल करने के लिए। अगर ये जो तीनों पीरियड मैंने बताए हैं, पहले 30 दिन का पीरियड रिटर्न मेमो आने के बाद लीगल नोटिस भेजने के लिए, अगर 30 दिन के अंदर उसने लीगल नोटिस नहीं भेजा तो लिमिटेशन पीरियड का वायलेशन हो जाएगा और इसी ग्राउंड पे आप केस कोर्ट में डिसमिस करवा सकते हो। या उसने जो 15 दिन का नोटिस पीरियड का टाइम दिया था आपको, उसने 15 दिन ख़त्म होने से पहले ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो ये एक प्री मैच्योर कंप्लेंट मानी जाएगी, एक प्री मैच्योर केस माना जाएगा और इस ग्राउंड पे भी केस डिसमिस हो सकता है। या 15 दिन ख़त्म होने के बाद उसे 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी थी कोर्ट के अंदर, अगर वो 30 दिन का समय बीत गया उसकी लापरवाही में या किसी भी वजह से, तो भी इस ग्राउंड पे भी केस डिसमिस हो सकता है। तो दूसरा टेक्निकल ग्राउंड लिमिटेशन पीरियड का है, जहाँ पे अगर आपके केस में आपको लगता है लिमिटेशन पीरियड का वायलेशन हुआ है कुछ, तो ये बात अगर आप मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाएंगे तो इस बात पे पूरा का पूरा केस ही डिसमिस हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा कानूनी मंत्र है। तीसरा कानूनी मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करूँगा ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाओ। और बहुत चांसेस हैं कि जो मैं अब आपको बातें बताऊँगा उनमें किसी भी कैटेगरी में आपका केस अगर होगा तो आप इस केस से बरी हो जाओगे, एक्विट हो जाओगे। तीसरा पॉइंट है लीगल लाइबिलिटी के बारे में। सेक्शन 138 ये कहती है कि हर प्रकार का चेक बाउंस होना अपने आप में ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 138 में सिर्फ वही चेक बाउंस होना अपराध माना गया है जो चेक आपने किसी लाइबिलिटी, किसी लीगल लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए दिया था, यानी लीगली आपको किसी के पैसे देने बनते थे, तो आपने उस लाइबिलिटी को उतारने के लिए अपनी, चाहे वह लोन है चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को के एवज में आपने वो चेक दिया था, चाहे वो पार्शियली आप उस लाइबिलिटी को उतार रहे हो उस चेक के माध्यम से या फुल्ली उस लाइबिलिटी को उतार रहे थे और वह चेक बाउंस हो गया,
तो यह पॉइंट बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए। इसके बारे में और थोड़े गहराई में जाते हैं। अब अगर आपने किसी को चेक दिया तो सेक्शन 139 ये मानती है कि जिस भी व्यक्ति के पास वो चेक है, यानी आपने जिसको भी चेक दिया वो फ्री फंड में तो दे नहीं दिया होगा, तो सेक्शन 139 ये प्रिज्यूम करती है कि जिस भी व्यक्ति के पास आपका चेक है, आपने वह चेक उसको किसी लोन को उतारने के लिए या अपनी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी थी आपकी, उसको पूरा करने के लिए दिया था। ये प्रिज्यूम करती है, मानती है। खाम खा में आप किसी को चेक दे दोगे ऐसा कानून मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह सेक्शन 118 ये प्रिज्यूम करती है एनआई एक्ट की कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो उस चेक के बदले में जो भी प्रतिफल, जो भी कंसिडरेशन आपको मिलना था वो मिल चुका है। कंसिडरेशन, प्रतिफल से मतलब अगर मैंने किसी साड़ी वाले को चेक दिया, कोई साड़ी का व्यापारी है, तो ये माना जाएगा कि मैंने साड़ी ले ली होगी तभी तो मैंने उसको चेक दिया। यानी चेक आपने फ्री में किसी को नहीं दिया होगा, उसके बदले में जो भी आपको लीगली उसे चीज़ लेनी थी वो ले ली होगी। अब जो ये प्रिजम्पशंस हैं कानून की, ये प्रिजम्पशंस को आपको रिबट करना है, इन प्रिजम्पशंस को आपको तोड़ना है एविडेंसेस के माध्यम से या सरकमस्टांसिस को एक्सप्लेन करके। ट्रायल के दौरान आपको जो भी एविडेंसेस आप कोर्ट में दें या जो भी विटनेसेस दें या जो भी सरकमस्टांसिस आप कोर्ट को एक्सप्लेन करें कि वो चेक आपने किन परिस्थितियों में दिया दूसरे को, आपका चेक साइन किया हुआ दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंचा कैसे, तो जब आप इस चीज़ पे रोशनी डालोगे अपने बयान से, अपने गवाह से, अपने किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो आपकी सारी जो स्टोरी है, सारी जो थ्योरी है, उसका जो एंड रिजल्ट निकलना चाहिए वो ये निकलना चाहिए कि आपने जो चेक कंप्लेनेंट को दिया था वो एक लीगल लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए नहीं था, कानूनी रूप से आपको उसे कोई पैसा देना नहीं बनता था। आपका ये प्रयास होना चाहिए। अगर आप इस बात को सिद्ध कर पाए या इतना सिद्ध कर पाए, पूरी तरह अगर नहीं भी कर पाए, इतना सिद्ध कर पाए कि कोर्ट के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया कि हाँ, यह जो बातें आपने बताई हैं यह भी संभव है और दूसरे व्यक्ति के जो प्रूफ हैं वो भी शक की निगाह से देखे जा सकते हैं, उसकी स्टोरी में भी झोल है, तो आप मुकदमा जीत जाओगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि चेक देने में और एक लीगल लायबिलिटी के लिए चेक देने में क्या अंतर हो सकता है। आइए इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कंप्लेनेंट सी ने एक्यूज्ड ए के ऊपर केस कर दिया चेक बाउंस का। सी का कहना ये है अपनी कंप्लेंट के अंदर कि मैंने ए को एक कैश लोन दिया था, नकद पैसा उधार दिया था और उस नकद पैसे को रिटर्न करने के लिए इसने मुझे एक चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, इसलिए मैंने चेक बाउंस का केस किया है। अब आप एक्यूज्ड हैं इस केस में मान लीजिए और आप ए हैं, तो आपके पास प्रोबेबल डिफेंस ये हो सकता है कि अगर आप ट्रायल के दौरान सी की जो फिनेंशियल कैपेसिटी है उसको कोर्ट को दिखा पाओ कि सी के पास तो इतने पैसे कभी बैंक अकाउंट में थे ही नहीं, या इसकी 3 साल की आईटीआर मंगा के देखी जाए तो ये जो कह रहा है कि इसने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया इसलिए मैंने जो इसे 10 लाख का चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो इसके पास कभी 10 लाख रुपए देने के लिए थे ही नहीं। ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि जो व्यक्ति 2 लाख रुपए की आईटीआर भर रहा है जिसके बैंक अकाउंट में भी कभी इतने पैसे नहीं थे, उसने 10 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ भी नहीं किए, ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि उसने विड्रॉ किए, और वह व्यक्ति क्या काम करता है, वो एक हाउस वाइफ है या छोटा ट्यूशन सेंटर चलाता है या कोई मैकेनिक है, तो कोर्ट के मन में अगर ये संशय उत्पन्न हो जाए कि सी के पास इतने पैसे नहीं थे, उसकी फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी और ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि सी ने इतने पैसे ए को दिए होंगे, आपको दिए होंगे, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपके फेवर में
टिल्ट हो जाएंगी, आपके फेवर में मुड़ जाएंगी और आप इस केस को जीत सकते हो, यह कह के इस ग्राउंड पे कि मैंने जो इसे चेक दिया था वो लीगल लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए नहीं था, मैंने कभी कोई पैसा इस व्यक्ति से उधार नहीं लिया था। रिवर्स क्या हो सकता है? रिवर्स ये हो सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरे से पैसा उधार लिया था। एक केस में मैंने देखा कि सी ने ए के ऊपर कंप्लेंट कर दी, सी ने ए के ऊपर केस फाइल कर दिया कि इसने मुझसे पैसा लिया, परंतु हकीकत में ए ने जो चेक दिया था, ए पैसा उधार दे रहा था सी को, परंतु फिर ए का मन चेंज हो गया कि नहीं नहीं मैं अभी उधार नहीं दूंगा, मैं उधार नहीं दूंगा, उसने चेक बाउंस करा दिया। तो सी ने केस बना दिया कि मैंने तो कैश पैसे दिए थे और इसने मेरा चेक पैसा रिटर्न करना था। तो आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए पिता ने बेटे को गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से और वह चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो क्या बेटा अपने पिता पे वह केस कर सकता है? वह केस नहीं कर सकता, क्योंकि पिता की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी बेटे को वो पैसा देना। पिता वह पैसा गिफ्ट कर रहा था। पिता तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसमें रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट दे रहे हो या डोनेशन दे रहे हो, किसी अनाथालय को डोनेशन दे रहे हो, किसी व्यक्ति को डोनेशन दे रहे हो, किसी मंदिर मस्जिद में डोनेशन दे रहे हो, कहीं पे भी डोनेशन दे रहे हो आप, और वो डोनेशन का चेक आपका बाउंस हो जाता है या आप स्टॉप करा देते हो उस चेक को, तो वह व्यक्ति आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो आप कोर्ट में यही स्टैंड ले सकते हो कि मेरा कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, मैंने इससे ना किस तरह का माल लिया, ना मैंने कभी इससे कोई लोन लिया, मैंने ये पैसे उसे गिफ्ट के तौर पे दिए थे, डोनेशन के तौर पे मैंने वो चेक इशू किया था, गिफ्ट देने के लिए वह चेक इशू किया था और बाद में मेरा मन चेंज हो गया। तो कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकती इस केस में कि आपका गिफ्ट का चेक क्यों बाउंस हो गया, डोनेशन का चेक क्यों बाउंस हो गया। तो एनआई एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि लीगल लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए दिया गया चेक ही ऑफेंस है, इसके अलावा और कोई चेक बाउंस हो गया तो ऑफेंस नहीं है। लेट अस टेक थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि कोई फर्म है ABC लिमिटेड, आपने उस फर्म को चेक दिया, वह बाउंस हो गया। फर्म ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया कि यह चेक मैंने इस व्यक्ति को लोन दिया था और लोन के बदले में इसने मुझे चेक दिया जो कि बाउंस हो गया है। तो ऐसे केस में कोर्ट में ABC लिमिटेड के जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी उसके फिनेंशियल्स हैं वो प्रोड्यूस करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। और फर्म एक लीगल एंटिटी है, अगर फर्म किसी को लोन देगी तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी लोन्स एंड एडवांसेस के कॉलम में वहाँ एंट्री होगा कि मिस्टर सी को लोन दिया गया। अगर उस बैलेंस शीट में एंट्री नहीं है लोन की, तो यह बात में, इस बात में उनका जो क्लेम है कि उन्होंने आपको लोन दिया उसमें संशय उत्पन्न हो जाएगा, और कोई भी संशय उत्पन्न होगा, डाउट उत्पन्न होगा कोर्ट में, तो वो आरोपी यानी आपके फेवर में जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को और डिफरेंट एंगल से समझने के लिए। मान लीजिए आपने किसी व्यापारी को कोई सामान खरीदने के लिए चेक दिया। उस व्यापारी के पास जब आप गए उसने आपको माल का सैंपल दिखाया, उस सैंपल से सेटिस्फाई होकर आपने उसे चेक दे दिया, परंतु जब माल एक्चुअल में आपके पास आया तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, या उसकी क्वालिटी इन्फीरियर थी, या जो आपने मांगा था वो मॉडल का सामान ही नहीं था, कुछ और था, या वो ब्रांड नहीं था, वटेवर जो कह के उसने आपसे सेल की डील की थी वो शर्तें पूरी नहीं हो रही थी। अचानक आपको पता चलता है ये बात, आप देखते हैं और आप चेक को स्टॉप करा देते हो। स्टॉप करा देते हो, चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस हो जाता है, वह व्यक्ति आपके ऊपर कोर्ट में केस करता है चेक बाउंस का। इस केस में भी क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको किया गया वो मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया, झूठ बोल के आपको सामान बेचा गया, तो आप उसको सामान वापस करो, अपने ऑर्डर को कैंसिल करो। आपकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती उस व्यक्ति को पैसा देने की, क्योंकि उस व्यक्ति ने फ्रॉड करके गलत सामान बेचा आपको और एक गलत कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रॉड से, फोर्जरी से, झूठ बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन से आपसे चेक हासिल किया था। तो इस केस में भी आप एक्विट हो जाओगे, बरी हो जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं और गहराई में जाते हैं थोड़ा।
लीगल लायबिलिटी तो होनी ही होनी चाहिए, परंतु लीगल लायबिलिटी भी एग्जिस्टिंग लीगल लायबिलिटी होनी चाहिए, फ्यूचर लीगल लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर आप सेम वेवलेंथ पे हैं तो आप समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और हर महीने उसकी किस्त आप दे रहे थे 10,000 रुपये महीना। 4-5 महीने किस्त देने के बाद 5वें महीने की किस्त आपकी बाउंस हो जाती है। किस्त बाउंस होने पे, ईसीएस बाउंस होने पे बैंक आपके खिलाफ सेक्शन 138 के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर देता है। परंतु बैंक को आपने सिक्योरिटी चेक दे रखे थे, ब्लैंक सिक्योरिटी चेक दे रखे थे आपने। बैंक ने पूरा 10 लाख का अमाउंट जितना बचता था, 4 किस्तें देने के बाद जितना भी प्रिंसिपल बचता था प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट सब जोड़ जाड़ के सीधा चेक प्रेजेंट कर दिया और वो चेक को बाउंस करा दिया। ऐसा करने से पहले बैंक ने आपको कोई भी लोन रिकॉल लेटर नहीं भेजा कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, इसलिए हम पूरा का पूरा लोन आपसे वापस आज की तारीख में मांग रहे हैं। तो आपका मान लीजिए बैंक ने 9.5 लाख भर के वो चेक प्रेजेंट करके बाउंस करा दिया, तो नो डाउट आपको 9.5 लाख बैंक के देने थे, बनते थे वो देने, लीगल लाइबिलिटी थी आपकी। परंतु क्या वो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी थी उस दिन की जिस दिन चेक बाउंस कराया? नहीं, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी उस दिन सिर्फ उस ईएमआई की थी जो बाउंस हो गई, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया था 5 साल के लिए कि मैं 60 महीने में ये 10 लाख रुपए दूंगा, महीने की 10-10 हज़ार रुपये किस्त दे के। तो छठे महीने जब बैंक ने 9.5 लाख रुपए डाले का चेक डाल के बाउंस कराया और उससे पहले लोन को रिकॉल नहीं किया, तो आपकी लीगल लायबिलिटी 9.5 लाख रुपए की देने की नहीं बनती थी, वो फ्यूचर लायबिलिटी थी। एग्जिस्टिंग लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपये की थी। तो इस केस में भी जहाँ पे एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं थी बल्कि फ्यूचर लायबिलिटी थी और फ्यूचर लायबिलिटी को प्रीपोन करके चेक पहले ही डाल दिया गया, तो भी ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लीगल लायबिलिटी नहीं थी। लेट अस नाउ टेक एग्जाम्पल नंबर 6 टू अंडरस्टैंड मोर। मान लीजिए आप किसी से चोरी का सामान खरीदना चाहते थे और उस चोरी के सामान खरीदने के लिए आपने किसी को चेक दे दिया, या स्मगलिंग का सामान खरीदना चाहते थे, या कोई भी ऐसी आइटम खरीदना चाहते थे जिसको खरीदना इलीगल है, कोई नारकोटिक ड्रग खरीदना चाहते थे जो बैंड हैं, और आपने उसको चेक दे दिया, वो चेक बाउंस हो गया। वो चेक बाउंस हो गया, उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, तो क्या आपने जो उसे चेक दिया वो एक लीगल लायबिलिटी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट था। वो चोरी का सामान खरीदना अनलॉफुल है, बैंड नार्कोटिक ड्रग खरीदना अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही अपने आप में लीगल नहीं है, इनवैलिड है, तो उस इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति के लिए दिया गया चेक लीगल और वैलिड कैसे हो सकता है? तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर कोई लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए यू विल बी एक्विटेड इन दिस केस। लेट अस टेक वन मोर फाइनल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं आप। आपकी कंपनी ने किसी को चेक दिया और वह चेक बाउंस हो गया। आपकी कंपनी ने चेक किसी व्यक्ति को दिया, किसी डीलर को दिया, सप्लायर को दिया, किसी को भी दिया, कस्टमर को दिया, वो बाउंस हो गया। उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब उस व्यक्ति ने जब आपके ऊपर केस कर दिया तो यहाँ पे एनआई एक्ट की सेक्शन 141 ये कहती है कि कंपनी यदि चेक बाउंस कराती है तो उस दशा में कंपनी भी आरोपी होगी और हर वह व्यक्ति कंपनी का आरोपी माना जाएगा जो कि उस समय कंपनी के बिजनेस के कंट्रोल में था, बिजनेस का इंचार्ज था और बिजनेस उसकी देखरेख में चलता था। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, डेजिग्नेशन से मतलब नहीं है। तो इसे कहते हैं विकैरियस लायबिलिटी। विकैरियस लायबिलिटी का मतलब है किसी और के कार्यों के लिए उत्तरदायी होना। तो यहाँ पे आप एक कंपनी में अगर काम करते हैं, आप उस कंपनी में चाहे अकाउंटेंट हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे जनरल मैनेजर हैं, और आपकी कंपनी का चेक बाउंस हो गया,
और सामने वाले ने कंपनी के साथ साथ आपको भी आरोपी बना दिया पर्सनल कैपेसिटी में। आपकी कंपनी को मेसर्स एबीसी को तो बनाया ही बनाया, आपका नाम भी साथ में जोड़ दिया। अब आप इस केस में बरी होने के लिए कोर्ट में अगर यह बात सिद्ध कर पाते हैं या ऐसे सरकमस्टांसिस एक्सप्लेन कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ और अदरवाइज, कि जिस समय ये ऑफेंस घटित हुआ यानी जिस समय चेक बाउंस हुआ उस समय यू वर नॉट इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, यू वर नॉट कंडक्टिंग द बिजनेस। बिजनेस आपकी देख रेख में नहीं हो रहा था, आप इंचार्ज नहीं थे, आपकी नॉलेज में नहीं था कि ये चेक दिया गया है, आपकी नॉलेज में ये भी नहीं था कि ये चेक दिया जाता तो बाउंस हो जाता। तो अगर आप कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाई कर पाओगे तो भी आप बरी हो जाओगे। कंपनी आरोपी रहेगी और कंपनी में जो लोग लायबल हैं वो आरोपी रहेंगे, परंतु आप एक्विट हो जाओगे अगर आप इस बात को सिद्ध कर पाते हो कि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, ना ही आपका कंपनी में उस समय इंचार्ज की हैसियत से कोई काम था, और ना ही आपके चेक पे साइन है, ना ही आप ऑथोराइज सिग्नेटरी थे, और ना ही आपको पता था कि बैंक में कितना बैलेंस है, और आपका इस चेक बाउंस से कंपनी का एम्प्लॉय होने के बावजूद भी कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप मुकदमा पर्सनल कैपेसिटी में जीत जाओगे। मैंने बहुत सारे आरोपियों को बहुत ही अजीबो-गरीब डिफेंस लेते हुए देखा है जो कि कोर्ट में धाराशायी हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोर्ट में डिफेंस लेते हैं कि मैंने तो चेक पे सिर्फ साइन किए थे, बाकी मैंने नहीं भरा। तो ये कोई डिफेंस नहीं है, इससे आपका कोई बचाव नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब चेक बाउंस हो जाता है कि मेरा चेक तो चोरी हो गया था, मेरी तो चेक बुक चोरी हो गई थी, और बाद में जाके वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं, ऑनलाइन एनसीआर फाइल कर देते हैं। तो इससे भी आपका कोई बचाव हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये आफ्टर थॉट है, बाद में लगाया हुआ दिमाग है। कुछ आरोपी ये डिफेंस लेते हैं कि मेरे से डरा धमका के चेक ले लिया। तो डरा धमका के चेक ले लिया तो उस समय आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? आज जब चेक बाउंस हो गया तब आप क्यों कह रहे हो कि डरा धमका के चेक ले लिया? तो ये डिफेंस भी काम नहीं करता है। कुछ आरोपी लीगल नोटिस जब आता है तो उसे लेने से मना कर देते हैं, या अपना घर बदल लेते हैं ताकि उन्हें लीगल नोटिस ही ना मिल पाए। ये भी कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि एविडेंस एक्ट के हिसाब से अगर लीगल नोटिस आपके रजिस्टर्ड पते पे लास्ट नोन एड्रेस पे भेजा गया था तो वो डीम्ड टू बी सर्व्ड मान लिया जाएगा। कोर्ट मान लेगी कि आपको नोटिस मिल गया है और आप जानबूझ के उसको अवॉइड कर रहे हो। कुछ आरोपी और भी गलतियां करते हैं चेक बाउंस केस में। लीगल नोटिस मिल गया, उसके बावजूद भी कोर्ट में जब डेट होती है तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते, अपना घर बदल लेते हैं, कहीं एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये सब आपके केसेस को वीक करेगा, क्योंकि अगर आप कानूनी प्रक्रिया से भागोगे तो आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर देंगे, आप गिरफ़्तार हो जाओगे और आपके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। कुछ आरोपी किसी को चेक जारी करने के बाद अकाउंट क्लोज कर देते हैं, या जो क्लोज्ड अकाउंट है उसका चेक जारी कर देते हैं, ये सोच के कि अगर अकाउंट ही क्लोज होगा और मैं किसी को चेक दे दूंगा तो ये चेक बाउंस के केस में नहीं आएगा। ये भी आपकी गलतफहमी है। आपका चेक किसी भी वजह से बाउंस हुआ, चाहे वो आपने पेमेंट स्टॉप करी, चाहे बैंक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, चाहे आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, चाहे साइन आपने फ़र्जी मार दिए मिसमैच करने के लिए, उसे फोरेंसिक लैब में भेज देंगे, पता लग जाएगा आपकी राइटिंग है। तो आपने कुछ भी कर दिया, अगर आपका चेक किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है तो कोर्ट सबसे पहले आपसे ये पूछेगी आपका चेक इसके हाथ में आया कैसे। और प्रिजम्पशन ये है कि आपने दिया था, लीगली एनफोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी के लिए दिया था, और कोई ना कोई कंसिडरेशन आपको मिला था इसीलिए दिया था। बेवजह कोई किसी को चेक नहीं देता, ये प्रिजम्पशन है। तो ये सारे जो मैं आपको डिफेंसेस बताए हैं, इन इन सब को यूज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और जो मैंने आपको लीगल लायबिलिटी का जो पॉइंट बताया है, आप उसी पे स्टिक करेंगे तो आप इस केस को जीत जाओगे। फाइनली ये भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चेक बाउंस का केस जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ सिविल रिकवरी का सूट नहीं डाल सकता। मान लो किसी टेक्निकल ग्राउंड पे लिमिटेशन पीरियड पे आपने मुकदमा खारिज भी करवा दिया 138 का, तो भी पैसे तो देने बनते थे।
या बैंक वाले ने ज़्यादा अमाउंट भर के चेक डाल दिया और उसका केस डिसमिस हो गया, परंतु ज़्यादा नहीं तो जितने कम थे वो पैसे तो देने बनते ही थे ना आपके, तो बैंक आपके खिलाफ सिविल रिकवरी का केस डाल देगा। तो सिविल रिकवरी सूट, एक सिविल सूट है वो अलग से चलता रहेगा। इसी तरह सेक्शन 138 में तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, लेकिन अगर ऐसे तथ्य दिखाई दे रहे हैं कि आपने किसी के साथ फोर्जरी करी है, किसी के साथ चीटिंग करी है और किसी का माल हड़प लिया है, चेक दे दिया है और आप गायब हो गए हो, सारी इंटेंशन इस तरह से दिख रही है आपकी कि आपने चीटिंग करने के लिए जानबूझ के सब कुछ ऐसा किया, तो आपके खिलाफ जो आईपीसी की रिलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगी सेक्शन 420 में या 468 में, या जो भी केस के तथ्य हैं उसके हिसाब से। तो चेक बाउंस होना अपने आप में ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 138 के हिसाब लीगल लायबिलिटी होगी तो ही ऑफेंस है। दोषी पाए जाने पर आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ जितना भी चेक अमाउंट था उसके डबल अमाउंट तक फ़ाइन भी आपके ऊपर किया जा सकता है। चेक बाउंस के बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा शिकायतकर्ताओं के लिए, यानी कंप्लेनेंट्स के लिए, कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया या किसी कंपनी ने आपको चेक दिया और उसने वह चेक बाउंस करा दिया, तो आप अपने केस में क्या क्या गलतियां ना करें कि वह व्यक्ति दोषी होने के बावजूद भी छूट जाए। तो इस बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।